नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी सीरीज में हम चैप्टर 14 इंश्योरेंस इन इंडिया पर चर्चा करेंगे। इंश्योरेंस हम सबके लिए ये एक बहुत फेमिलियर शब्द है। एलआईसी एजेंट, पॉलिसी, प्रीमियम, क्लेम, ये सब हमारी बातचीत का हिस्सा है। लेकिन अक्सर इसे बस एक टैक्स सेविंग टूल की तरह देखा जाता है ना? बिल्कुल। या फिर किसी रिश्तेदार के सेल्स टारगेट को पूरा करने का एक जरिया। सही कहा। और यही शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमारे सोर्सेज में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि हम भारतीय, खासकर जो अपने परिवार के अकेले कमाने वाले हैं, अपनी जिंदगी से जुड़े इकोनॉमिक रिस्क को लेकर अक्सर हैरान करने वाली लापरवाही दिखाते हैं। हाँ, और ये एक कल्चरल इशू भी है। हमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना सिखाया जाता है। एफडी करा लो, गोल्ड खरीद लो, हाँ, प्रॉपर्टी में डाल दो। लेकिन प्योर रिस्क कवर, जिसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता। हम इंश्योरेंस को री इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। सोचते हैं मुझे वापस क्या मिलेगा। एग्जैक्टली। जबकि इंश्योरेंस का असली सवाल है मेरे ना रहने पर मेरे परिवार को क्या मिलेगा। और इसी वापस क्या मिलेगा वाली सोच के चलते ज्यादातर लोग सेविंग्स लिंक्ड पॉलिसीज में पैसा लगाते हैं, जहां कवर बहुत कम होता है। और घर के ब्रेड विनर की अचानक मौत से कई परिवार फाइनेंशियल डेविस्टेशन में चले जाते हैं। सोर्सेस कहते हैं कि यहाँ एक बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज की जरूरत है। थोड़ा जार्गन लगता है, पर मतलब गहरा है। मतलब सीधा है। लोगों की सोच और आदतों में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल। हमें ये समझना होगा कि इंश्योरेंस एक खर्च नहीं है, ये एक सेफ्टी नेट है। मशहूर इकोनॉमिस्ट पॉल सैमुएल्सन ने इसे गैम्बलिंग इन रिवर्स कहा था। गैम्बलिंग इन रिवर्स, जुए का ठीक उल्टा। हाँ, ये एनालॉजी कमाल की है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये कैसे काम करता है? देखिए, जुए में आप एक छोटा निश्चित दांव लगाते हैं, मान लीजिए 100 रुपए, एक बड़े अनिश्चित फायदे के लिए कि शायद जैकपॉट लग जाए। राइट। इंश्योरेंस इसका ठीक उल्टा है। यहाँ हजारों लोग एक छोटा निश्चित प्रीमियम देते हैं ताकि किसी एक के बड़े अनिश्चित नुकसान की भरपाई की जा सके। अच्छा। आप जैकपॉट जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक कैटास्ट्रोफिक लॉस से बचने के लिए पैसे दे रहे हैं। तो चलिए इसी गैम्बलिंग इन रिवर्स के आइडिया से शुरू करते हैं और समझते हैं कि इंश्योरेंस का ये पूरा ढांचा असल में है क्या। इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? इसका कोर प्रिंसिपल है रिस्क पूलिंग या रिस्क स्प्रेडिंग। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कॉलोनी में 1000 घर हैं और हर घर की कीमत 50 लाख है। ठीक है। और स्टैटिस्टिकल डेटा कहता है कि हर साल आग लगने से एक घर पूरी तरह तबाह हो जाता है। ओके। अब किसी एक परिवार के लिए 50 लाख का नुकसान झेलना लगभग नामुमकिन है। हाँ, वो तो पूरी लाइफ सेविंग्स चली जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो 1000 परिवार मिलकर एक कॉमन पूल बनाए और हर कोई सिर्फ 5000 रुपए सालाना डाले, तो पूल में 50 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। बिल्कुल। अब जिस भी एक घर में आग लगती है, इस पूल से उसके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। तो हुआ क्या? एक व्यक्ति का 50 लाख का जाइंट रिस्क 1000 लोगों में 5-5 हजार रुपए के मैनेजेबल रिस्क में बट गया। यही इंश्योरेंस है। तो ये तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। कैसे? एक तरफ लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी नेट मिल रहा है, मन की शांति मिल रही है। हाँ। और दूसरी तरफ ये जो करोड़ों रुपए प्रीमियम के तौर पर इकट्ठा हो रहे हैं, वो कहीं आइडल तो नहीं पड़े होंगे? बिल्कुल नहीं। और यही इंश्योरेंस का दूसरा और शायद देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है। अच्छा। ये जमा हुआ पैसा नेशन बिल्डिंग के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। ये पैसा लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सड़कें, बांध, पावर प्लांट्स में लगता है। तो पॉलिसी होल्डर अपने परिवार को तो सुरक्षित कर ही रहा है, साथ ही देश के विकास में भी योगदान दे रहा है। एग्जैक्टली। और ये रिस्क पूलिंग का आइडिया भारत के लिए कोई नया नहीं है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसकी जड़ें हमारे प्राचीन ग्रंथों तक जाती हैं। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। मनुस्मृति हो, याज्ञवल्क्य हो या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इन सब में कम्युनिटी रिसोर्सेज को पूल करके बाढ़, महामारी या अकाल जैसी आपदाओं से निपटने का जिक्र मिलता है। तो ये एक तरह का सोशल इंश्योरेंस ही तो था। बिल्कुल। मॉडर्न इंश्योरेंस के जो फॉर्मल ट्रेसेस हैं, वो मरीन ट्रेड लोन्स और कैरियर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में मिलते हैं, जहां समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार का नुकसान कवर किया जाता था। और जाहिर है ब्रिटिश रूल के साथ ये इंडस्ट्री और फॉर्मलाइज हुई। हाँ। तो अगर हम आज की मॉडर्न इकोनॉमी में इसके फंक्शंस को समराइज करें तो वो क्या होंगे? सोर्सेस 3 मुख्य कामों की बात करते हैं। हाँ, पहला है रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, जिसकी हमने अभी बात की। ये प्रीमियम का पैसा कैपिटल मार्केट में जाता है और देश के विकास को फ्यूल करता है। दूसरा, कटिंग और हेजिंग फाइनेंशियल रिस्क, जो इसका कोर सोशो इकोनॉमिक फंक्शन है।
ये लोगों को जीवन और संपत्ति से जुड़े वित्तीय झटकों से बचाता है। और तीसरा? प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी नेट, जो एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य की धारणा को मजबूत करता है। अच्छा। सरकार हर किसी को सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकती, लेकिन इंश्योरेंस के जरिए एक सेफ्टी नेट जरूर बना सकती है। और शायद इसी वेलफेयर स्टेट के आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए आजादी के बाद इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज करने का बड़ा कदम उठाया गया। बिल्कुल। इसकी शुरुआत लाइफ इंश्योरेंस से हुई 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब LIC की स्थापना के साथ। सही कहा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल फैसला नहीं था। तो फिर? उस वक्त की जमीनी हकीकत भी थी। कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज थीं जो डूब रही थीं, लोगों का पैसा लेकर भाग रही थीं, और ज्यादातर शहरों तक ही सीमित थीं। मतलब आम आदमी का इंश्योरेंस पे भरोसा बहुत कम था। बहुत ही कम। तो क्या ये कहना सही होगा कि उस वक्त सोशल वेलफेयर का लक्ष्य मार्केट एफिशिएंसी या कंज्यूमर चॉइसेस ज्यादा जरूरी माना गया था? बिल्कुल। सरकार का मकसद था इंश्योरेंस को देश के कोने कोने, खासकर गांवों तक पहुंचाना। इसलिए 245 प्राइवेट कंपनीज को मर्ज कर दिया। हाँ, 245 भारतीय और विदेशी प्राइवेट कंपनीज को मिलाकर एक सरकारी मोनोलिथ LIC बनाया गया। इसके 2 साफ उद्देश्य थे। पहला, जीवन बीमा का संदेश फैलाना ताकि लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिले, और दूसरा, लोगों की छोटी छोटी बचत को प्रीमियम्स के जरिए इकट्ठा करके देश के विकास के लिए चैनलाइज करना। और LIC आज भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब G-Secs और PSUs में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। हमेशा से रहा है। लेकिन LIC ने लाइफ इंश्योरेंस को तो एक तरह से डिफाइन कर दिया, पर जिंदगी में रिस्क सिर्फ जान का तो नहीं होता। गाड़ियों, घरों, फैक्ट्रियों और सेहत का क्या? उस मोर्चे पे क्या हो रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। लाइफ इंश्योरेंस के बाद बारी आई जनरल इंश्योरेंस की। ओके। यानी वो इंश्योरेंस जो लाइफ के अलावा बाकी सब कुछ कवर करता है। यहाँ भी वही कहानी थी। बहुत सी छोटी बड़ी प्राइवेट कंपनियां थीं, अनरेगुलेटेड और अक्सर अनरिलायबल। तो सरकार ने यहाँ भी वही किया? हाँ, 1971 में 107 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और फिर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC का गठन हुआ। हाँ, 1972 में GIC एक्ट पास हुआ और 1 जनवरी 1973 से GIC ने काम करना शुरू किया। GIC को एक होल्डिंग कंपनी बनाया गया जिसके तहत 4 सब्सिडियरी कंपनियां थी। राइट। हमारे सोर्सेज में इन चारों के नाम दिए हैं, लेकिन सिर्फ नाम रटने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया। हाँ, ये बहुत बोरिंग हो जाता है कि बस 4 नाम गिना दिए। क्या इन चारों कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया को बनाने के पीछे कोई रीजनल स्ट्रैटेजी थी या ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बंटवारा था? देखिए, कागज पर तो ये चारों कंपनियां पूरे देश में ऑपरेट कर सकती थीं, लेकिन हिस्टोरिकल रीजंस के वजह से हर कंपनी की किसी न किसी रीजन में ज्यादा पकड़ थी। अच्छा। जैसे नेशनल इंश्योरेंस का बेस कोलकाता में था, न्यू इंडिया का मुंबई में, ओरिएंटल का दिल्ली में और यूनाइटेड का चेन्नई में। तो एक तरह का रीजनल फोकस तो था। पर क्योंकि चारों ही सरकारी थीं तो कंपटीशन तो नहीं रहा होगा? बिल्कुल। प्राइस या प्रोडक्ट को लेकर कोई बहुत गलाकाट कंपटीशन नहीं था। ये एक तरह का मैनेज्ड कंपटीशन था। लेकिन फिर 1990s के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और GIC के स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव हुए। 2 बहुत बड़े बदलाव हुए। पहला, नवंबर 2000 में GIC को भारत का राष्ट्रीय री इंश्योरर बना दिया गया। अब ये GIC री के नाम से जाना जाता है। री इंश्योरर। ये दिलचस्प है। इंश्योरेंस कंपनियों को भी इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? सोचिए, कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बड़ी एयरलाइन के पूरे फ्लीट को इंश्योर करती है, या मुंबई जैसे शहर की सारी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स को भूकंप के लिए इंश्योर करती है। अगर कोई बड़ी तबाही हो गई तो उस एक कंपनी के लिए क्लेम्स देना नामुमकिन हो जाएगा और वो दिवालिया हो जाएगी। एग्जैक्टली। इससे बचने के लिए वो अपने रिस्क का एक हिस्सा दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। यही री इंश्योरेंस है। अच्छा। तो GIC री अब यही काम करता है। हाँ, जो पूरी इंडस्ट्री को स्टेबिलिटी देता है। और दूसरा बड़ा बदलाव? दूसरा बड़ा बदलाव ये हुआ कि मार्च 2002 में GIC का होल्डिंग कंपनी का दर्जा खत्म कर दिया गया। तो वो चारों सब्सिडरी कंपनियां अब सीधे भारत सरकार को रिपोर्ट करने लगी। वो इंडिपेंडेंट एंटिटीज बन गईं। लाइफ और जनरल इंश्योरेंस की बात तो हो गई,
लेकिन भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां करोड़ों लोगों की जिंदगी मॉनसून के जुए पर टिकी है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की अहमियत तो शायद सबसे ज्यादा है। निस्संदेह। और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फील्ड है। जब LIC और GIC जैसी बड़ी कंपनियां थीं, तो सवाल उठता है कि फिर किसानों के लिए एक अलग से डेडिकेटेड कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब AICIL, हाँ, ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या GIC किसानों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी? हाँ, ये एक वाजिब सवाल है। इसका जवाब एग्री इंश्योरेंस के यूनिक नेचर में छिपा है। वो कैसे? यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा कोवेरिएंट होता है। कोवेरिएंट मतलब अगर सूखा पड़ेगा तो किसी एक किसान की नहीं, बल्कि पूरे जिले या राज्य के लाखों किसानों की फसल एक साथ बर्बाद होगी। अच्छा। जनरल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। एक शहर में सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट एक साथ नहीं होता। सही बात है। इस मैसिव सिस्टेमिक रिस्क को हैंडल करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी की जरूरत थी जो सिर्फ इसी पर फोकस करे। और GIC के लिए ये बस एक छोटा सा सेगमेंट था। बिल्कुल। इसीलिए दिसंबर 2002 में AICIL को सेटअप किया गया। और ये आज की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, को भी इम्प्लीमेंट कर रही है। हाँ, PMFBY जो 2016 में आई, उसने पुरानी सभी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स को सबस्यूम कर लिया। AICIL के स्ट्रक्चर में भी कोलैबोरेशन का एलिमेंट दिखता है। इसकी शेयर होल्डिंग में GIC 35%, नाबार्ड 30% और बाकी 35% उन चारों पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के बीच बराबर बटा हुआ है। हाँ, यानी एक्सपर्टीज हर तरफ से आ रही है। तो अगर हम आज के पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस लैंडस्केप का एक स्नैपशॉट लें, एक तरह से जायजा लें, तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर अब काफी साफ और स्ट्रक्चर्ड है। कुल मिलाकर 6 कंपनियां हैं जो पब्लिक सेक्टर का किला संभाले हुए हैं। लाइफ सेगमेंट में सिर्फ एक महारथी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC। राइट। जनरल मतलब नॉन लाइफ सेगमेंट में वो 4 कंपनियां, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया। ठीक है। किसानों के लिए डेडिकेटेड एग्री इंश्योरर, एक विशेष कंपनी एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AICIL। और पूरी इंडस्ट्री के लिए एक री इंश्योरर, एक कंपनी GIC री, जो अब पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है। तो हमने देखा कि कैसे आजादी के बाद एक गवर्नमेंट लेड मॉडल तैयार हुआ जिसका मकसद सोशल सिक्योरिटी और नेशन बिल्डिंग था। एक ऐसा ढांचा जहां हर तरह के रिस्क के लिए एक पब्लिक सेक्टर कंपनी मौजूद थी। ये एक प्रोटेक्टेड क्लोज्ड गार्डन की तरह था। एग्जैक्टली, ये फाउंडेशन थी, एक सॉलिड स्टेट ड्रिवन फाउंडेशन। लेकिन असली कहानी तो 1990s के रिफॉर्म्स के बाद शुरू होती है, जब इस क्लोज्ड गार्डन के दरवाजे खोले गए, प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हुई। हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, कंपटीशन बढ़ा, और इन सब को रेगुलेट करने के लिए IRDAI जैसा एक अंपायर मैदान में उतरा। द गेम चेंज्ड कंप्लीटली। बिल्कुल। और इसी बदले हुए खेल के नियम, नए खिलाड़ी और आज के इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सामने जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं, उन पर हम आगे और गहराई से बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, तो अब हम इंश्योरेंस रिफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हाँ, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इंश्योरेंस को सिर्फ एक टैक्स बचाने वाला टूल या फिर किसी एजेंट की बार बार आने वाली कॉल्स के तौर पर देखते हैं। सही बात है, बस वही याद आता है। लेकिन इसके पीछे पूरी इकोनॉमी को बदलने वाली एक कहानी है। अच्छा। सोया हुआ हाथी जैसा कुछ है ना। मुझे 90s से पहले का दौर याद है। इंश्योरेंस मतलब सिर्फ एक नाम, LIC। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हाँ, और वो सच भी था, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। या फिर जनरल इंश्योरेंस के लिए GIC और उसकी 4 सरकारी कंपनियां, मतलब मार्केट पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में था। एग्जैक्टली। और इसी बंद दरवाजे को खोलने के लिए अप्रैल 1993 में एक कमेटी बनी, RBI के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में। मल्होत्रा कमेटी? सुना है। इस कमेटी ने जनवरी 1994 में अपनी रिपोर्ट दी और उसने भारत में इंश्योरेंस की पूरी तस्वीर ही बदल दी। चलिए एक एक करके इन बदलावों की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो सबसे बड़ा और पहला बदलाव क्या था? मतलब पहला हथौड़ा कहाँ चला? पहला और सबसे बड़ा हथौड़ा था एक शब्द, डीकंट्रोलिंग। इसका सीधा मतलब था कि अब सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं, बल्कि प्राइवेट भारतीय और विदेशी कंपनियां भी इंश्योरेंस बेच सकती थीं। ये 1999 के IRDA एक्ट के तहत हुआ। और
अचानक से बाजार में HDFC, ICICI, बजाज इन सब के बोर्ड लिखने लगे। हाँ, ये एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट था। इसका असर सीधे आम आदमी पर पड़ा। आप ऐसे सोचिए, पहले एक ही दुकान थी, अब पूरा मॉल खुल गया। बिल्कुल। इसका मतलब था ज्यादा विकल्प, बेहतर सर्विस और सबसे जरूरी कॉम्पिटिटिव प्रीमियम। हाँ, क्योंकि कंपनियों के बीच कस्टमर को अपनी तरफ खींचने की होड़ शुरू हो गई थी। एग्जैक्टली, और जिसका फायदा पॉलिसी खरीदने वालों को मिला। अब जब मैदान में इतने नए खिलाड़ी आ गए, हाँ, तो पुराने खिलाड़ियों को भी तो चुस्त दुरुस्त करना था। सही कहा। तो सुझाव आया कि LIC और GIC में सरकार अपनी हिस्सेदारी हाँ घटाकर 50% तक ले आए। हाँ, और ये हुआ भी, हालांकि बहुत धीरे धीरे। 2012 तक सरकार ने LIC के कुछ शेयर सरकारी उपक्रमों मतलब PSUs को बेचना शुरू किया। और फिर हाल ही में 2022-23 में हाँ, हम सब ने LIC का वो बड़ा IPO देखा। ओहो, वो तो एक इवेंट था। हाँ, हर कोई उसी की बात कर रहा था। उस IPO के जरिए सरकार ने अपनी 3.5% हिस्सेदारी आम जनता और निवेशकों को बेची। और ये 3.5% छोटा लग सकता है, लेकिन सांकेतिक तौर पर ये बहुत बड़ा था। इसका मतलब था कि घर के बड़े बुजुर्ग को भी नए जमाने के हिसाब से ढलने के लिए तैयार किया जा रहा है। सही कहा। अच्छा, GIC के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? हाँ, GIC और उसकी जो 4 सहायक कंपनियां थीं, जैसे नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, उन्हें 2000 में एक दूसरे से अलग कर दिया गया, मतलब डीलिंक कर दिया गया। डीलिंक मतलब ताकि वे सभी स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और आपस में भी कंपटीशन करें। अरे वाह, मतलब घर के अंदर भी कंपटीशन। बिल्कुल। तो जब इतने सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, अंदर भी कंपटीशन हो गया, तो एक रेफरी या अंपायर की जरूरत तो पड़ेगी, है ना, जो ये देखे कि सब नियम से खेल रहे हैं नहीं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, और इसीलिए 2000 में IRDA की स्थापना हुई। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, इसका काम है पूरे इंश्योरेंस उद्योग को रेगुलेट करना, उसके विकास पर ध्यान देना और उसकी निगरानी करना। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी कंपनी ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी न करे और पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा हो। सबसे जरूरी वही है। तो इस IRDA में होता कौन है, मतलब कौन है ये लोग जो नियम बनाते हैं? इसमें सरकार द्वारा नियुक्त एक चेयरमैन और 5 सदस्य होते हैं। अच्छा। 2 फुल टाइम और 3 पार्ट टाइम, और यही लोग मिलकर पूरे सेक्टर के लिए नियम कानून बनाते हैं। तो इन सब सुधारों के बाद आज भारत में इंश्योरेंस का बाजार कैसा दिखता है? आज वो बाजार बहुत बड़ा और वाइब्रेंट है। आंकड़े बताते हैं कि आज 58 इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं। 58? हाँ, और इसमें भी 24 जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में है। ओके। और 34 गैर जीवन बीमा नॉन लाइफ सेगमेंट में। और दिलचस्प बात यह है कि पब्लिक सेक्टर में आज भी लाइफ इंश्योरेंस के लिए सिर्फ एक ही कंपनी है, हमारी पुरानी LIC। बिल्कुल। और नॉन लाइफ में? नॉन लाइफ में पब्लिक सेक्टर में 4 जनरल इंश्योरर हैं, 2 विशेष इंश्योरर हैं। विशेष जैसे AICIL जो खास तौर पर कृषि बीमा देखती है, या ECGC जो एक्सपोर्ट क्रेडिट को कवर करती है, और एक पब्लिक सेक्टर री इंश्योरर भी है, GIC री। इस पर हम बाद में आते हैं जी। एक और बड़ा कदम था FDI, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये तो पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सरकार ने अब इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI की अनुमति दे दी है, जो पहले 74% थी। 100%? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अब विदेशी कंपनियां भारत की इंश्योरेंस कंपनियों में 100% तक निवेश कर सकती हैं या अपनी कंपनी खोल सकती हैं। तो इससे बाजार में और ज्यादा पैसा आएगा? पैसा, नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब आने की उम्मीद है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज मतलब बिचौलियों के लिए 100% FDI की अनुमति 2019-20 में ही दे दी गई थी। अच्छा, ये इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। ये होते क्या हैं? ये वो लोग या संस्थाएं हैं जो इंश्योरेंस कंपनी और ग्राहक के बीच एक पुल का काम करते हैं। जैसे मेरा लोकल एजेंट? आपका लोकल इंश्योरेंस एजेंट, बैंक, सर्वे करने वाले, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतलब TPA जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करते हैं, ये सब इंटरमीडियरी हैं। समझ गया। इस सेगमेंट को बहुत ज्यादा पूंजी और तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत थी, इसीलिए इसमें पहले 100% FDI खोला गया। सही। और एक और शब्द है री इंश्योरेंस। ये तो ऐसा लगता है जैसे इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस। आप बिल्कुल सही समझे, ये वही है। इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत जोखिम भरा होता है। सोचिए किसी एक इलाके में बाढ़ आ जाए
और एक इंश्योरेंस कंपनी को हजारों गाड़ियों और घरों का क्लेम एक साथ देना पड़ जाए, वो कंपनी तो दिवालिया हो सकती है। सही बात है। तो ऐसे बड़े जोखिमों से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां खुद अपना बीमा करवाती हैं। इसी को री इंश्योरेंस कहते हैं। ये जोखिम को दुनिया भर की कंपनियों में बांट देता है। तो भारत में इसका क्या सीन था पहले? कई सालों तक भारत में सिर्फ एक ही री इंश्योरेंस कंपनी थी, सरकारी GIC री। सिर्फ एक? हाँ, और एक्सपर्ट्स का मानना था कि कंपटीशन न होने की वजह से सेक्टर की ग्रोथ एक तरह से रुकी हुई थी। इसलिए 2015 के अंत में IRDA ने इस सेक्टर को भी विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। हाँ, आज नतीजा ये है कि फरवरी 2025 तक भारत में 10 विदेशी री इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही थीं। 10? और इनमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे जर्मनी की म्यूनिख रे और स्विट्जरलैंड की स्विस रे भी शामिल हैं। वाह! तो ये थी इंश्योरेंस सेक्टर में हुए सुधारों की पूरी कहानी। कैसे एक बंद दरवाजे वाले बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया। बिल्कुल, और इसका असर हम आज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते। तो चलिए अब हम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन पर चर्चा करते हैं। जी ये एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में शायद थोड़ा ड्राई लगे, बिल्कुल, लेकिन असल में इसकी कहानी हम सबके किचन के बजट से लेकर देश की फॉरेन पॉलिसी तक जाती है। बिल्कुल। आज हम गारंटी शब्द के 2 सिरों को समझने की कोशिश करेंगे। एक सिरा हमारे अपने बैंक अकाउंट से जुड़ा है और दूसरा सिरा उन भारतीय कंपनियों से जो दुनिया के सबसे मुश्किल कोनों में भारत का झंडा गाड़ रही हैं। दोनों की कहानी में एक चीज कॉमन है, भरोसे का एक अदृश्य धागा। बिल्कुल सही कहा। ये भरोसे की ही बात है। हम सब ये मानकर चलते हैं कि हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित है। हाँ। लेकिन ये भरोसा आता कहाँ से है? हाँ, कौन देता ये गारंटी? ये कोई सेंटिमेंट नहीं है। इसके पीछे एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, एक कानूनी वादा है, और यही वादा अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाता है। तो इस वादे को निभाने वाली संस्था का नाम है DICGC, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जैसा कि नाम में ही 2 हिस्से हैं, तो लगता है इसके काम भी 2 थे। हाँ, डिपॉजिट इंश्योरेंस तो समझ आता है, ये सीधा सीधा हम जैसे जमाकर्ताओं के लिए था। हाँ, वो इसका सबसे सीधा और जरूरी काम है। ये आपके पैसे के लिए एक तरह का बीमा है। अगर कोई बैंक भगवान न करे डूब जाता है, हाँ, तो DICGC ये सुनिश्चित करता है कि आपको आपका पैसा एक सीमा तक वापस मिले। ये वो सेफ्टी नेट है जो लोगों को अपना पैसा गद्दे के नीचे छिपाने के बजाय बैंकिंग सिस्टम में रखने का आत्मविश्वास देता है। लेकिन नाम में जो दूसरा हिस्सा है क्रेडिट गारंटी, वो ज्यादा दिलचस्प लगता है। ये किसके लिए था? क्या ये भी आम आदमी के लिए था या बैंकों को बचाने के लिए? एक तरह से दोनों के लिए, लेकिन इसका मकसद बड़ा था। ये बैंकों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उन लोगों को लोन देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए था जिन्हें बैंक आमतौर पर रिस्की मानते थे। अच्छा। सोचिए, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो सरकार का एक बड़ा सामाजिक लक्ष्य था। वो चाहती थी कि लोन सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की तिजोरी तक ना जाए, बल्कि छोटे किसान, गांव के कारीगर, पहली बार बिजनेस शुरू करने वाले युवा तक पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन एक बैंक मैनेजर के नजरिए से देखिए, उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये वो लोग थे जिनके पास कोई बड़ी गारंटी नहीं थी, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी। तो सरकार ने DICGC के जरिए एक तरह का सेफ्टी नेट बैंकों को दिया। ओके। उनसे कहा, आप इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन दीजिए, हिम्मत दिखाइए, अगर कोई लोन डूबता है तो हम उसकी भरपाई करेंगे। ये एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन फॉर लोन्स था। ये तो बहुत बड़ा सोशल इंजीनियरिंग टूल था। लेकिन फिर जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, 1990 के दशक में हुए आर्थिक सुधारों के बाद, हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, हाँ, उसके बाद ये क्रेडिट गारंटी वाला पहलू धीरे धीरे खत्म हो गया। ऐसा क्यों? क्या वो सामाजिक उद्देश्य अधूरा नहीं रह गया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उदारीकरण के बाद फिलॉसफी ये थी कि बैंकों को सामाजिक संस्थाओं के बजाय मजबूत व्यावसायिक इकाइयों की तरह काम करना चाहिए। फोकस प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी पर आ गया। माना गया कि अगर बैंक खुद मजबूत होंगे तो वो इकोनॉमी को बेहतर ढंग से सपोर्ट कर पाएंगे। अच्छा। तो DICGC का फोकस सिमट कर उसके कोर फंक्शन पर आ गया, जो था डिपॉजिट इंश्योरेंस। अच्छा। अब उसका मुख्य काम था पूरे बैंकिंग सिस्टम को किसी बड़े फाइनेंशियल शॉक से बचाना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। और इसी डिपॉजिट इंश्योरेंस में पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया,
जिसकी जरूरत शायद दशकों से महसूस की जा रही थी। बिल्कुल। जो इंश्योरेंस कवर पहले सिर्फ 1 लाख रुपए का था, उसे 1 फरवरी 2020 से बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपए कर दिया गया। ये बहुत बड़ा जंप था। और ये जंप हवा में नहीं आया, इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है। पीएमसी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का संकट। हाँ, वो तो याद है। हमने टीवी पर वो तस्वीरें देखी थी, हजारों लोग जिनकी जिंदगी भर की कमाई एक झटके में फंस गई थी, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। उस घटना ने पूरे देश में एक डर का माहौल बना दिया था, खासकर कोऑपरेटिव बैंकों को लेकर। उस घबराहट को शांत करने और सिस्टम में भरोसा वापस लाने के लिए सरकार को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो ये दिखाता है कि नीतियां अक्सर संकट की आग में ही तपकर निकलती हैं। एकदम सही। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस 5 लाख रुपए के कवर के लिए हमें यानी डिपॉजिटर को एक भी पैसा प्रीमियम के तौर पर नहीं देना पड़ता। नहीं, बैंक खुद इसका प्रीमियम भरते हैं। अच्छा, और ये कवर भी लगभग हर तरह के बैंक पर लागू होता है, सरकारी, प्राइवेट, विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाएं और कोऑपरेटिव बैंक भी। हाँ, बस कुछ चीजें शामिल नहीं है, जैसे केंद्र या राज्य सरकारों के डिपॉजिट या एक बैंक का दूसरे बैंक में जमा पैसा। ये सुरक्षा खास तौर पर आम नागरिक के लिए डिजाइन की गई है। लेकिन ये सोचकर हैरानी होती है कि 1991 से लेकर लगभग 2020 तक यानी करीब 30 साल तक बहुत लंबा समय। ये लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए पर अटकी रही। इन 30 सालों में एक कप चाय की कीमत से लेकर घर की कीमत तक सब कुछ कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन ये सुरक्षा कवच वहीं का वही रहा। और यहीं पर जब हम अंतर्राष्ट्रीय तुलना करते हैं तो ये कहानी और भी साफ हो जाती है। हमारे सोर्स बताते हैं कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद दुनिया भर के देशों ने अपनी डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट्स को तेजी से बढ़ाया। अच्छा। अमेरिका में ये $2.5 लाख है, यूके में लगभग $1.15 लाख। ये उन देशों की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति औसत आय का 3 से 4 गुना है। मतलब एक औसत नागरिक की 3-4 साल की कमाई पूरी तरह सुरक्षित है। और सोर्स तो ये भी कहता है कि ब्राजील और चीन जैसे विकासशील देशों में तो ये कवर उनकी पर कैपिटा इनकम का 9 गुना तक है। 9 गुना, हाँ। और अब भारत की स्थिति देखिए। हमारी पुरानी 1 लाख की लिमिट 2017-18 की हमारी पर कैपिटा इनकम जो थी 1,11,782 रुपए। अरे, मतलब हमारी पर कैपिटा इनकम से भी कम थी। सुरक्षित नहीं थी। बाप रे। इस नजरिए से देखें तो 5 लाख रुपए का नया कवर सिर्फ एक बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कमी को दूर करने वाला एक जरूरी कदम है। इसी भरोसे के मुद्दे से जुड़ा एक और किस्सा है 2017-18 के FRDI बिल का। हाँ, वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल था। उस बिल में एक बेल इन क्लॉज था जिसने लोगों में एक अलग ही तरह का डर पैदा कर दिया था। ये बेल इन क्या बोला थी? देखिए, बेल इन को आसान भाषा में समझिए। अब तक हमने बेल आउट सुना है ना? हाँ, जहाँ सरकार पैसा डालकर बचाती है। बिल्कुल, जहाँ सरकार या RBI बाहर से पैसा डालकर किसी डूबते बैंक को बचाती है। बेल इन इसका ठीक उल्टा है। इसमें बैंक को बचाने के लिए बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। अंदर से मतलब जमाकर्ताओं के पैसे का इस्तेमाल करके। क्या? हाँ, इस क्लॉज के तहत अगर कोई बैंक डूब रहा होता तो उसे बचाने के लिए आपके डिपॉजिट का एक हिस्सा जब्त करके उसे बैंक के शेयर्स या किसी और सिक्योरिटी में बदला जा सकता था। 1 मिनट, मतलब जिस पैसे को मैं सबसे महफूज समझ रहा हूँ वही बैंक को बचाने के काम आ जाता? हाँ, बिल्कुल। अरे बाप रे, ये तो ऐसा हुआ कि आपकी बिल्डिंग में आग लगी है और फायर ब्रिगेड उसे बुझाने के लिए आपके ही घर का सोफा और टीवी इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल यही डर था। आप शायद बेघर होने से बच जाएं, लेकिन आपका सामान तो गया। एकदम सही एनालॉग है। आपको कागज पर शायद बैंक के शेयर मिल जाते, लेकिन एक डूबते हुए बैंक के शेयर की कीमत क्या होगी ये कोई नहीं जानता। वो शून्य भी हो सकती थी। इस एक प्रावधान ने बैंकिंग सिस्टम के भरोसे की नींव पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर अफवाहें फैलने लगी। इतना हंगामा हुआ कि सरकार को आखिरकार जुलाई 2018 में ये बिल वापस लेना पड़ा। अच्छा हुआ। ये दिखाता है कि डिपॉजिट की सुरक्षा का मुद्दा कितना संवेदनशील है। बहुत ज्यादा। तो ये कहानी थी हमारे आपके पैसे को देश के अंदर बचाने की, एक आम जमाकर्ता के लिए बुने गए सेफ्टी नेट की। लेकिन सरकार का ये जो सुरक्षा कवच देने का वादा है, ये सॉवरेन बैकस्टॉप, ये हमारी सीमाओं पर खत्म नहीं होता। नहीं, इसका एक और बड़ा और ज्यादा रणनीतिक रूप है जो हमारी कंपनियों को विदेशों में बचाता है ना? बिल्कुल। अभी हम माइक्रो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, एक व्यक्ति का भरोसा। अब हम बात करेंगे मैक्रो कॉन्फिडेंस की। अच्छा। वो भरोसा जो एक बड़ी भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को अफ्रीका में कोई बांध बनाने या लैटिन अमेरिका में कोई हाईवे बनाने की हिम्मत देता है।
और यहाँ पर खिलाड़ी बदल जाते हैं। DIGC की जगह आ जाता है ECGC। ECGC यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जी, तो क्या हम ECGC को बड़ी भारतीय एक्सपोर्टर कंपनियों का DIGC कह सकते हैं? कुछ हद तक हाँ। इसका काम है भारतीय एक्सपोर्टर्स को उन जोखिमों से बचाना जो सामान्य बीमा कंपनियां कवर नहीं करती, खास तौर पर 2 तरह के रिस्क, पॉलिटिकल और कमर्शियल। ओके। सोचिए, एक भारतीय कंपनी किसी दूसरे देश में एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है और वहां अचानक तख्ता पलट हो जाए या गृह युद्ध छिड़ जाए, ये पॉलिटिकल रिस्क है। या फिर उस देश की सरकार का खजाना खाली हो जाए और वो पेमेंट ना कर पाए। इन सब स्थितियों में ECGC एक ढाल का काम करता है। लेकिन सोर्स ये भी बताता है कि ECGC की भी अपनी सीमाएं हैं। जब प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो या पेमेंट 15-20 साल जैसी बहुत लंबी अवधि में मिलनी हो, हाँ, या जिस देश में प्रोजेक्ट चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा अस्थिर हो, तो ECGC के हाथ भी बंध जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ECGC भी खुद को रीइंश्योर करता है। वो भी अपने रिस्क को ग्लोबल रीइंश्योरेंस मार्केट में बांटता है। लेकिन जब रिस्क बहुत ज्यादा हो तो कोई रीइंश्योरर भी उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं होता। अच्छा। और यहीं पर भारतीय कंपनियां दूसरे देशों की कंपनियों से मात खा जाती थीं, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, चीन जैसे देश अपने एक्सपोर्टर्स के ऐसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को सीधे सीधे अपनी सरकार की गारंटी देते हैं। ओहो। वो इसे सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि अपनी विदेश नीति का एक हिस्सा मानते हैं। तो इस गैप को भरने के लिए, इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार 2006 में एक स्पेशल हथियार लेकर आई, NEIA यानी नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। हाँ, NEIA को आप सरकार की स्पेशल फोर्सेस यूनिट कह सकते हैं। ये वहाँ कदम रखता है जहाँ ECGC की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। मतलब ये एक तरह का बैकअप है। बिल्कुल, ये उन प्रोजेक्ट्स को क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट देता है जो सिर्फ व्यावसायिक रूप से जरूरी नहीं है, बल्कि भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ये एक हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड फंड है जिसे सीधे तौर पर भारत सरकार का समर्थन हासिल है। तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट इसके तहत कवर हो सकता है या इसकी कुछ खास शर्तें हैं? इसकी 3 मुख्य शर्तें हैं जो सोर्स में बताई गई हैं। पहली, प्रोजेक्ट अपने आप में व्यावसायिक रूप से वायबल होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वह पहले से ही एक घाटे का सौदा हो। ठीक है। दूसरी, वो प्रोजेक्ट उस देश के साथ भारत के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होना चाहिए। और तीसरी, जो भारतीय कंपनी उस प्रोजेक्ट को कर रही है उसका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत होना चाहिए। एकदम सही। क्या इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है कि NIA ने कहां और कैसे मदद की? बिल्कुल। सोर्स में इंडोनेशिया का जिक्र है। मान लीजिए एक भारतीय कंपनी को इंडोनेशिया में एक बड़ा पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला। व्यावसायिक रूप से प्रोजेक्ट शानदार था, लेकिन वहां पेमेंट को लेकर कुछ राजनीतिक अनिश्चितता थी, जिससे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां पीछे हट रही थीं। अब ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल सकता था। और ये सिर्फ एक कंपनी का नुकसान नहीं होता, बल्कि भारत का रणनीतिक नुकसान होता। एकदम सही। इंडोनेशिया हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में NIA ने आकर गारंटी दी। अच्छा, सरकार ने कहा आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे खड़े हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन उदाहरण था। इसी तरह सोर्स में वियतनाम, ईरान, सूडान जैसे देशों में चल रहे प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र है। ये वो जगहें हैं जहां भारत अपनी रणनीतिक पहुंच बनाना चाहता है। और ये बात इस फंड के आकार से भी पता चलती है। इसका कॉर्पस यानी शुरुआती पूंजी महज 66 करोड़ रुपए से शुरू होकर अब 2000 करोड़ तक पहुंच गई है। जी, ये दिखाता है कि सरकार इसे लेकर कितनी गंभीर है। ये भारत की बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का एक वित्तीय प्रमाण है। तो आज हमने गारंटी के 2 चेहरे देखे। एक तरफ ये एक रिटायर्ड टीचर को ये विश्वास दिलाता है कि एक छोटे सहकारी बैंक में रखी उसकी जीवन भर की बचत सुरक्षित है, और दूसरी तरफ ये एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को एक राजनीतिक रूप से अस्थिर देश में एक परियोजना के लिए बोली लगाने का साहस देता है, ये जानते हुए कि भारत सरकार उसके पीछे है। बिल्कुल। ये आर्थिक विश्वास की अदृश्य वास्तुकला है जो आम नागरिक से लेकर बड़े कॉरपोरेट तक सबको थामे हुए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और डेंसिटी पर बात करेंगे। ये 2 शब्द सुनने में बहुत भारी भरकम लगते हैं, फाइनेंस की किताबों वाले,
पर असल में ये हमारी और आपकी जेब से जुड़ी एक बहुत बड़ी पहेली का हिस्सा है। पहेली ये है कि हम भारतीय जो छोटी छोटी बचत करने में, एफडी कराने में, सोना खरीदने में, मतलब दुनिया में सबसे आगे हैं। हाँ, सिक्योरिटी को लेके तो ऑब्सेस्ड हैं हम। एग्जैक्टली। तो हम असल में अपनी जिंदगी और अपनी चीजों को लेकर इतने अंडर इंश्योर्ड क्यों हैं? ये नंबर्स इसी पैराडॉक्स का एक एक्सरे हैं। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। ये विरोधाभासी मतलब इस टॉपिक का सबसे दिलचस्प पहलू है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए पहले इन दो जासूसी औजारों को समझते हैं। जी। पहला है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक सिंपल रेशियो है। एक साल में देश में जितने भी इंश्योरेंस प्रीमियम भरे गए उस टोटल अमाउंट को देश की टोटल जीडीपी से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा। जो परसेंटेज आएगा वही है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ये बेसिकली बताता है कि हमारी इकोनॉमी के साइज के मुकाबले इंश्योरेंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी या छोटी है। और हमारे सोर्सेज के हिसाब से जो आंकड़े हैं वो इस पहेली को और भी गहरा कर देते हैं। 2023 में इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था सिर्फ 3.7%। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात है। 2009 में ये 5.20% था। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब पिछले 14-15 सालों में हमारी जीडीपी 3 गुना हो गई, लोगों की इनकम बढ़ी, हम 5G चला रहे हैं, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन अपने भविष्य को सुरक्षित करने के मामले में हम 15 साल पीछे चले गए हैं। ये तो उल्टी गंगा बहने जैसा है। इसका क्या मतलब है? यही वो आंकड़ा है जो पॉलिसी मेकर्स की नींद उड़ा देता है। ये सच में काउंटर इंट्यूटिव है और इसकी वजह समझने के लिए हमें उस 2009 के 5.20% वाले आंकड़े को थोड़ा और खोदना होगा। अच्छा। उस 5.20% में से 2.7% अकेले लाइफ इंश्योरेंस का था। ओके। अब भारत में लाइफ इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन से ज्यादा एक सेविंग या इन्वेस्टमेंट टूल की तरह देखा जाता रहा है। ये टैक्स बचाओ और मैच्योरिटी पर गारंटीड रिटर्न पाओ वाला प्रोडक्ट है। अरे हाँ, ये तो घर घर की कहानी है। मेरे एक रिश्तेदार ने 20 साल की पॉलिसी ली थी और हर साल एजेंट को फोन करके एक ही सवाल पूछते थे, इस साल बोनस कितना डिक्लेयर हुआ? बिल्कुल। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कितना पैसा मिलेगा। सही बात है। एजेंट ने भी पॉलिसी बेचते समय उसे एफडी से कंपेयर किया था कि सर बैंक से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। मतलब कुछ हो गया तो वाली सोच पर 15 साल बाद कितना मिलेगा वाली सोच बुरी तरह हावी है। एग्जैक्टली। और इसी मानसिकता का नतीजा ये है कि ज्यादातर भारतीय परिवारों के पास जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो खतरनाक रूप से कम है। अगर घर के कमाने वाले सदस्य को कुछ हो जाए तो वो पॉलिसी के पैसे से शायद बच्चों की स्कूल फीस 1-2 साल भर पाएं, लेकिन अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते, घर की ईएमआई नहीं चुका सकते। तो नाम का तो इंश्योरेंस है पर असल प्रोटेक्शन गायब है। और जब हम इसकी तुलना दुनिया से करते हैं तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है ना? बिल्कुल। 2024 में ग्लोबल एवरेज पेनिट्रेशन 7.0% था। 7%? हाँ, हमारे 3.7% से लगभग 2 गुना। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में नॉन लाइफ इंश्योरेंस का हिस्सा मतलब 4.0% वो लाइफ इंश्योरेंस यानी 3.0% से ज्यादा है। अच्छा। मतलब लोग अपनी हेल्थ, अपनी गाड़ी, अपने घर को लेके ज्यादा जागरूक हैं, जबकि हमारे यहाँ इसका उल्टा है। और दूसरे देशों का डेटा तो होश उड़ाने वाला है। मैंने देखा 2024 का OECD डेटा, ताइवान में 15.3%, 15%, सोचिए। साउथ अफ्रीका में 12.5%, यूएसए में 12.2%। इनके सामने हमारा 3.7% तो बच्चे जैसा लगता है। सही बात है। मतलब इन देशों की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा और मजबूत हिस्सा रिस्क मैनेजमेंट पर टिका है। वो लोग रिस्क को भगवान भरोसे नहीं छोड़ते, उसे प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। बिल्कुल। तो ये पेनिट्रेशन हमें पूरी इकोनॉमी की बड़ी तस्वीर दिखाता है, लेकिन इसका एक आम इंसान की जिंदगी में क्या मतलब है? हाँ। अगर हम इसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो कहानी और भी ज्यादा पर्सनल और शायद ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। और यहीं पर हमारा दूसरा जासूस इंश्योरेंस डेंसिटी काम आता है। हाँ, डेंसिटी यानी प्रति व्यक्ति खर्च। मतलब देश का हर आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा औसतन अपनी सुरक्षा पर साल में कितने डॉलर खर्च कर रहा है। सही पकड़ा। इसे निकालने के लिए टोटल प्रीमियम को देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। तो 2024 में इंडिया की इंश्योरेंस डेंसिटी थी $95। $95 मतलब साल का करीब 8,000 रुपए। ठीक है, 2001 में ये सिर्फ $11 था, तो वहां से तो हम बहुत आगे आ गए हैं। हाँ, ग्रोथ तो हुई है। करीब 9 गुना की छलांग है, जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन
ये अच्छा तभी तक है जब तक हम दुनिया को नहीं देखते। ग्लोबल एवरेज क्या है? ग्लोबल एवरेज है $875। क्या? जी $875? जी, $875। मतलब लगभग 70-75 हजार रुपए साल का। हम्म। और हम सिर्फ 8,000 पे हैं। हम्म। ये तो कोई तुलना ही नहीं हुई। हम्म। मतलब दुनिया का औसत नागरिक अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा पर हमसे लगभग 10 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है। ये क्या दिखाता है हमारे समाज के बारे में? और अगर इसे लाइफ और नॉन लाइफ में तोड़ें तो हाँ, बताइए। तो ये कहानी और भी डरावनी हो जाती है। हमारे $95 में से $70 लाइफ इंश्योरेंस के लिए है। वही इन्वेस्टमेंट वाली सोच। हाँ, और सिर्फ $25 नॉन लाइफ के लिए। सिर्फ $25, मतलब साल का लगभग 2,000 रुपए। 2,000 रुपए में एक इंसान अपनी हेल्थ, अपनी गाड़ी या बाइक, अपना घर, अपनी दुकान, इन सब का इंश्योरेंस कैसे करा सकता है? इसमें तो एक ढंग की बाइक का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं आता। मुश्किल है। ये तो मजाक जैसा है। और जब आप यूएसए $3,815, सिंगापुर $6,910, इन देशों को देखते हैं तो लगता है हम और वो अलग-अलग ग्रहों पर रह रहे हैं। तो अब हम अपनी मूल पहेली पर वापस आते हैं। ऐसा क्यों है? हाँ, क्यों? इतनी बड़ी आबादी, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, इसके बावजूद हमारा इंश्योरेंस सेक्टर इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? देखिए, IRDA की रिपोर्ट्स हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कुछ कारण बताते हैं। और ये कारण सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी हैं। मुझे लगता है पहला कारण तो वो है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, क्लेम सेटलमेंट का भयानक अनुभव। बिल्कुल। ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नासूर है। पहला और सबसे बड़ा कारण है कॉम्प्लेक्स और डीलेड क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर। मतलब इंडस्ट्री भरोसा बेचने का बिजनेस कर रही है, लेकिन उसकी सबसे जरूरी प्रक्रिया ही भरोसा तोड़ रही है। मेरे एक दोस्त के पिता को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उसके पास अच्छी हेल्थ पॉलिसी थी, लेकिन डिस्चार्ज के टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी ने 17 अलग-अलग सवाल पूछ लिए, 3 डॉक्यूमेंट्स और मांग लिए और अप्रूवल में 6 घंटे लगेंगे बोल दिया। अरे बाप रे। उसे आखिर में अपनी जेब से 2 लाख रुपए भरकर अपने पिता को घर लाना पड़ा। अब वो क्लेम के चक्कर काट रहा है। जब लोग ऐसी कहानियां सुनते हैं तो इंश्योरेंस शब्द से ही नफरत हो जाती है। और यही नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ किसी भी मार्केटिंग कैंपेन से ज्यादा शक्तिशाली होता है। दूसरा कारण इसी से जुड़ा है, अस्पष्ट और समझ में न आने वाले नियम और शर्तें। आपने कभी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ने की कोशिश की है? कोशिश की थी एक बार। मुझे लगता है उसे बनाने का एक ही मकसद होता है कि कोई उसे पढ़े ही नहीं। हाँ। और अगर कोई हिम्मत करके पढ़ भी ले तो उसे कुछ समझ ना आए। 40 पन्ने, बारीक प्रिंट और ऐसी कानूनी भाषा कि सर चकरा जाए। तो सबसे जरूरी बातें होती हैं, क्या क्या कवर्ड नहीं है, वो कहीं छोटे से कोने में छुपी होती हैं जो आपको क्लेम रिजेक्ट होने पर ही पता चलती हैं। बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री का क्लासिक केस है। कंपनी और एजेंट को सब पता है, ग्राहक को कुछ नहीं। तीसरा कारण जमीनी हकीकत से जुड़ा है, जनता में शिक्षा और जागरूकता की कमी। लेकिन क्या ये सिर्फ जागरूकता की कमी है या फिर प्रोडक्ट्स ही इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि कोई जागरूक होना ही नहीं चाहता? ये भी एक एंगल है। आज भी एजेंट आपको ये नहीं समझाता कि टर्म इंश्योरेंस क्या है। वो आपको इंडाउमेंट प्लान बेचने की कोशिश करता है क्योंकि उसमें उसका कमीशन ज्यादा है। लोग इंश्योरेंस को टैक्स बचाने का टूल समझते हैं, सुरक्षा कवच नहीं। आपकी बात में दम है। ये दोनों तरफ की समस्या है। चौथा कारण है लोगों का कम आय स्तर। ये एक हकीकत है कि देश की एक बड़ी आबादी के लिए रोज की जरूरतें पूरी करना ही एक संघर्ष है। जब आज शाम की रोटी का सवाल हो तो 15 साल बाद के अनिश्चित रिस्क के लिए आज प्रीमियम देना एक लग्जरी लगता है। मैं ये मानती हूँ, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? नहीं, पूरी तो नहीं है। हमारे शहरों में रहने वाला मिडिल क्लास जो मॉल में 5,000 का जूता खरीद सकता है, वो 5,000 रुपए साल का टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं खरीदता? सही सवाल है। जो 15 लाख की गाड़ी खरीदता है, वो सिर्फ कानून के डर से मिनिमम इंश्योरेंस क्यों लेता है? तो ये सिर्फ अफोर्डेबिलिटी का मामला नहीं है, प्रायोरिटीज का भी है। बहुत सही कहा। और यही हमें पांचवें और शायद सबसे दिलचस्प कारण पर लाता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अच्छा। वो कुछ नहीं होगा वाला ऑप्टिमिज्म, भगवान भरोसे वाली सोच और सबसे बढ़कर फैमिली है ना वाला सेफ्टी नेट। हाँ, द ग्रेट इंडियन फैमिली इंश्योरेंस कंपनी। एग्जैक्टली। मेरे दादाजी कहते थे, मेरा इंश्योरेंस मेरे 4 बेटे हैं। ये सोच हमारी रगों में है। क्या है? बिल्कुल। लेकिन क्या ये आज के जमाने में काम कर सकता है, जब इलाज का खर्च लाखों करोड़ों में पहुंच गया है और ज्यादातर परिवार न्यूक्लियर हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये सिस्टम छोटी मोटी दिक्कतों के लिए तो ठीक है, पर किसी बड़ी आपदा के सामने ढह जाता है। और आखिरी के 2 कारण सीधे इंडस्ट्री और सरकार से जुड़े हैं।
इंडस्ट्री में लेवल प्लेइंग फील्ड की कमी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कम जीवंतता। मतलब शायद मार्केट में कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा है और नियम कानून इतने पुराने या सख्त हैं कि नए आइडियाज और कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बढ़ावा ही नहीं मिल पा रहा। हालांकि सोर्स कहता है कि 2015 और 2021 में जो कानून में बदलाव हुए हैं उनसे कुछ उम्मीद बंधी है। शायद रेगुलेटर अब थोड़ी सख्ती दिखा रहा है और इंडस्ट्री को बदलने पर मजबूर कर रहा है। हाँ, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसे समझे बिना हम इस पहेली को नहीं सुलझा सकते। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन। हाँ, ये एक तरह का मार्केट फेलियर है। एक मिनट, ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लग रहा है। अगर मैं एक इंश्योरेंस कंपनी चला रही हूँ तो मैं तो यही चाहूंगी ना कि जो सबसे ज्यादा रिस्क में है वही मेरी पॉलिसी खरीदें। मेरा बिजनेस तो उन्हीं के लिए है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये मार्केट फेलियर क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। प्रॉब्लम यह है कि इंश्योरेंस का पूरा बिजनेस पूलिंग ऑफ रिस्क के सिद्धांत पर चलता है। अच्छा। मतलब आप 1000 लोगों से प्रीमियम लेते हैं ये मानकर कि उनमें से सिर्फ 10 लोग बीमार पड़ेंगे, तो 1000 लोगों का पैसा उन 10 लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ये तभी काम करता है जब आपके पूल में स्वस्थ और बीमार दोनों तरह के लोग हों। अच्छा, मतलब स्वस्थ लोगों का प्रीमियम बीमार लोगों के क्लेम को सब्सिडाइज करता है। एग्जैक्टली। लेकिन एडवर्स सिलेक्शन में क्या होता है कि जानकारी का संतुलन बिगड़ जाता है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। हाँ, जिसे अपनी बीमारी या रिस्क के बारे में पता है, जैसे एक चेन स्मोकर, वो सबसे पहले पॉलिसी खरीदने भागता है। हाँ। और जो फिट और स्वस्थ है वो सोचता है मुझे क्या जरूरत है, मैं तो ठीक हूँ। नतीजा ये होता है कि आपके पूल में ज्यादातर हाई रिस्क वाले लोग ही इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर कंपनी के पास क्लेम उम्मीद से कहीं ज्यादा आने लगते हैं। उसका पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाता है। सही समझे। अब कंपनी के पास 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो वो प्रीमियम इतना बढ़ा दे कि स्वस्थ लोग उसे और भी ना खरीदें, या फिर वो क्लेम देने में आनाकानी करें, जो हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया। बिल्कुल, ये एक विशियस साइकिल है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है मॉरल हैजार्ड, जहां लोग पॉलिसी लेने के बाद लापरवाह हो जाते हैं कि अब तो इंश्योरेंस है, क्या फर्क पड़ता है। ये सब मिलकर इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करते हैं। तो ये थी इंश्योरेंस सेक्टर की गहरी पड़ताल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम नए रिफॉर्म इनिशिएटिव्स पर चर्चा करेंगे। जरूर। तो हमारे सोर्सेज इंश्योरेंस सेक्टर में हुए कुछ बहुत बड़े बदलावों की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मकसद ये था कि जो पुराने, मतलब शायद आज़ादी से भी पहले के कानून हैं, उन्हें हटाकर हाँ, पूरे सिस्टम को आज के ज़माने के हिसाब से तैयार किया जाए। आपने बिल्कुल सही समझा। इन सुधारों ने कई पुराने कानूनों की जगह ली है। और ये पुराने मतलब बहुत पुराने। सोचिए, कुछ नियम 1938 के थे। अच्छा। फिर 1970s के दशक में हुए राष्ट्रीयकरण के कानून थे और 90 के दशक में बने रेगुलेटर के नियम। इन सबको बदलकर आज की जरूरतों के हिसाब से एक नया, ज्यादा फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की गई है। चलिए तो फिर इसे अनपैक करते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बदलाव की हुई वो है विदेशी निवेश, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% करने का रास्ता अब साफ किया गया है। 100%? जी। मतलब अब कोई अमेरिकन या यूरोपियन कंपनी यहाँ आकर पूरी तरह से अपनी दुकान खोल सकती है। इसका एक आम ग्राहक के लिए क्या मतलब हुआ? देखिए, इंश्योरेंस एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। कंपनियों को क्लेम देने के लिए, अपना नेटवर्क फैलाने के लिए, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत बड़े कैपिटल बेस की ज़रूरत होती है। जब बाहर से ज़्यादा पैसा आएगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा होगा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पर। कंपनियां देश के उन हिस्सों तक पहुंच पाएंगी जहां वे अब तक नहीं पहुंची थीं, जैसे छोटे शहर और गांव। अच्छा। जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रीच टू अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड एरियाज। मतलब अब शायद टियर 2, टियर 3 शहरों में, या कहिए मेरे होम टाउन में भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनियों के ऑफिस ज्यादा दिखेंगे। अभी तक तो वहाँ LIC या कुछ गिनी चुनी प्राइवेट कंपनियों का ही दबदबा दिखता है। बिल्कुल। का कोई दूसरा पहलू भी है क्या? पूरी तरह से विदेशी मालिकाना हक होने से भारतीय ग्राहकों की जरूरतों और भारतीय कॉन्टेक्स्ट से एक डिस्कनेक्ट पैदा होने का खतरा नहीं है? ये बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन यहाँ रेगुलेटर यानी IRDAI का रोल बहुत अहम हो जाता है। नियम ये कहते हैं कि भले ही कंपनी 100% विदेशी हो, उसे भारतीय कानूनों के तहत ही काम करना होगा। ओके। प्रोडक्ट्स को IRDAI से अप्रूव करवाना होगा और उन्हें भारतीय ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से ही डिजाइन करना होगा। बल्कि होता इसका उल्टा है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो ग्राहकों को ही फायदा होता है।
सही बात है। ये इकोनॉमिक्स का बेसिक नियम है। कंपनियां नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाएंगे, सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी और कस्टमर सर्विस के स्टैंडर्ड्स अच्छे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर सर्विस खराब दी तो ग्राहक के पास अब 10 और ऑप्शन है। तो एक तरफ विदेशी कंपनियां और पैसा लेकर आ रही हैं, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन हमारे देश की अपनी सरकारी कंपनियों का क्या? न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, क्या वो इस नए मुकाबले के लिए तैयार हैं? इसी सवाल का जवाब देने के लिए अगला सुधार किया गया। हमारे देश में जो 4 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो 1972 के एक्ट के तहत बनी थीं, हाँ, अब उन्हें 100% सरकारी कंपनी बने रहने की जरूरत नहीं है। वे अब बाजार से पैसा यानी कैपिटल उठा सकती हैं। अच्छा, मतलब वो भी अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकती हैं। जी लेकिन सरकार का कंट्रोल तो रहेगा। ऐसा तो नहीं कि रातों रात प्राइवेट हो जाएंगे। नहीं, सरकार का कंट्रोल बना रहेगा। नियम यह है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी कम से कम 51% पर बनाए रखेगी। ओके। इसका फायदा ये है कि इन कंपनियों को बिजनेस बढ़ाने के लिए, खासकर ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में विस्तार के लिए अतिरिक्त पैसा मिलेगा। उन्हें हर बार जरूरी कैपिटल के लिए सरकार के बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सही। इससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस यानी प्राइवेट और विदेशी कंपनियों से मुकाबला करने की क्षमता भी बढ़ेगी। वो टेक्नोलॉजी में, नए प्रोडक्ट्स में, मार्केटिंग में ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगी। कंपटीशन और कंपनियों की मजबूती, ये सब तो ठीक है, पर आखिर में सबसे जरूरी सवाल तो ग्राहक का है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल कंज्यूमर्स। इन सुधारों में आम आदमी के लिए क्या है? इन सुधारों का एक बहुत बड़ा फोकस ग्राहक ही रहा है। सबसे पहला और बड़ा कदम उठाया गया है मिस सेलिंग को रोकने के लिए। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार एजेंट्स अपना टारगेट पूरा करने के लिए या ज्यादा कमीशन के चक्कर में गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेच देते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अरे, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। उसे एक एजेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस बताकर कोई यूलिप प्लान बेच दिया। कह दिया कि सर ये हेल्थ प्लान भी है और इन्वेस्टमेंट भी, 3 साल में पैसा डबल। ओहो। बेचारा सालों तक प्रीमियम भरता रहा और जब हॉस्पिटल में जरूरत पड़ी तब पता चला कि उसका तो हेल्थ से कोई लेना देना ही नहीं था। इसी फ्रॉड को रोकने के लिए अब एजेंट्स या कंपनियों पर मिस सेलिंग या गलत जानकारी देने पर लगने वाला जुर्माना आसमान पर पहुंचा दिया गया है। अच्छा, पहले जो जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक था, अब उसे बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। 25 करोड़? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। ये तो किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी चपत होगी। बिल्कुल। इससे तो कंपनियों को अपने एजेंट्स को ठीक से ट्रेन करना ही पड़ेगा। सिर्फ टारगेट का प्रेशर नहीं डाल सकते। यही मकसद है। दूसरा बड़ा बदलाव पॉलिसी को रद्द करने के नियमों में है, जिसे रेप्यूडिएशन कहते हैं। रेप्यूडिएशन? हाँ, अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी शुरू होने के 3 साल बाद उसे किसी भी वजह से, जैसे गलत जानकारी या कोई फैक्ट छुपाने के आधार पर, रद्द नहीं कर सकती। ये तो पॉलिसी होल्डर के लिए बहुत बड़ी राहत है। मतलब अगर किसी ने फॉर्म भरते वक्त कोई छोटी मोटी बीमारी के बारे में नहीं बताया जी। और 3 साल तक प्रीमियम भरता रहा, तो 3 साल बाद क्लेम के समय कंपनी ये नहीं कह सकती कि आपने झूठ बोला था, हम क्लेम नहीं देंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो आपने पहले भी उठाया था। हाँ, कि क्या इससे फ्रॉड के मामले नहीं बढ़ेंगे? लोग जानबूझकर बड़ी बड़ी बीमारियां छुपाएंगे, ये सोचकर कि 3 साल बाद तो कंपनी कुछ कर ही नहीं सकते। ये एक जायज चिंता है, लेकिन रेगुलेटर का सोचना यह है कि 3 साल का वक्त एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत होता है अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के लिए, सब कुछ वेरीफाई करने के लिए। अगर वो 3 साल में कुछ नहीं पकड़ पाते तो फिर उसकी जिम्मेदारी ग्राहक पर नहीं डाली जा सकती। इससे लोगों का इंश्योरेंस पर भरोसा बढ़ता है, जो लंबे समय में इंडस्ट्री के लिए ज्यादा फायदेमंद है। सही बात है। इसके अलावा नॉमिनी को पेमेंट करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है, ताकि पॉलिसी होल्डर के ना रहने पर परिवार को पैसा मिलने में दिक्कत न हो और उन्हें दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। ग्राहक के लिए एक और जरूरी नियम थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस से जुड़ा है। ये तो वो इंश्योरेंस है जो गाड़ी चलाते वक्त हर किसी के पास होना ही चाहिए, लीगली रिक्वायर्ड है। हाँ, ये कानूनी तौर पर अनिवार्य है, लेकिन कई बार कंपनियां इसे बेचने में आनाकानी करती थीं, क्योंकि इसमें उन्हें प्रॉफिट मार्जिन कम लगता था। अच्छा। अब नए नियमों के तहत कंपनियों के लिए थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस देना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है। कंपनियां इससे बच नहीं सकती। मतलब वो ये नहीं कह सकती कि हम सिर्फ बड़ी गाड़ियों का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करेंगे, 2 व्हीलर का थर्ड पार्टी नहीं करेंगे। तो ये सब नियम तो बन गए, पर इन्हें लागू कौन करवाएगा और निगरानी कौन रखेगा? यहीं पर रेगुलेटर का रोल आता है ना। IRDAI को और क्या ताकत दी गई है? हाँ, IRDAI को और ज्यादा दांत दिए गए हैं। जैसे अब वो इंश्योरेंस एजेंट्स की नियुक्ति, उनकी योग्यता, उनकी ट्रेनिंग और दूसरे पहलुओं को सीधे रेगुलेट कर सकती है। ओके। साथ ही कंपनियों के कामकाज पर भी गहरी नजर रख सकती हैं।
जैसे कि वो पॉलिसी होल्डर का पैसा कहाँ लगा रही हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। कंपनियां अपना पैसा कहाँ निवेश कर रही हैं ताकि वो हमेशा क्लेम देने की हालत में रहें, जिसे सॉल्वेंसी कहते हैं। सॉल्वेंसी। उनके मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं, एजेंट्स को कितना कमीशन दे रही हैं, इन सब अहम पहलुओं पर अब IRDAI का कड़ा नियंत्रण होगा। यहाँ तक कि इंश्योरेंस ब्रोकर्स, कंसल्टेंट, सर्वेयर्स, लॉस असेसर्स, मतलब सारी इंटरमीडियरीज। हाँ, मतलब पॉलिसी बिकने से लेकर क्लेम सेटल होने तक जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, उन सब के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का अधिकार भी IRDAI को दिया गया है। इससे पूरे सिस्टम में ज्यादा प्रोफेशनलिज्म और अकाउंटेबिलिटी आएगी। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी कुछ खास बातें कही गई हैं। कोविड के बाद से तो इसकी अहमियत हर कोई समझ गया है। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस की परिभाषा को और साफ किया गया है, जिसमें अब ट्रैवल और पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी शामिल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सेक्टर में आने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की पूंजी जरूरी कर दी गई है। 100 करोड़? ये तो काफी बड़ी रकम है। ऐसा क्यों? इसका मकसद ये है कि केवल गंभीर और आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियां ही हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में आएं। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसे कोई भी छोटी मोटी कंपनी शुरू कर दे। सही बात है। इसमें लोगों की सेहत और जिंदगी का सवाल जुड़ा होता है। इसलिए रेगुलेटर चाहता है कि जो भी कंपनी इसमें हो, उसकी क्लेम देने की क्षमता पर कोई शक ना हो। हमारे सोर्सेज में एक और टर्म है, री इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस की भी इंश्योरेंस? ये सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, ये पहली बार में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। री इंश्योरेंस का मतलब है इंश्योरेंस कंपनियों का इंश्योरेंस। अच्छा। जब एक इंश्योरेंस कंपनी किसी बहुत बड़े रिस्क का बीमा करती है, मान लीजिए किसी बड़ी फैक्ट्री का या किसी पूरी एयरलाइन का, तो वो अकेले उस पूरे रिस्क को नहीं उठाना चाहती। अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो कंपनी दिवालिया हो सकती है। अच्छा, तो वो अपना रिस्क किसी और के साथ बांट लेती है। ये एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट टूल है कंपनियों के लिए। बिल्कुल सही। वो अपने रिस्क का कुछ हिस्सा किसी दूसरी बड़ी कंपनी को ट्रांसफर कर देती है और बदले में उसे अपने प्रीमियम का कुछ हिस्सा देती है। इसी को रीइंश्योरेंस कहते हैं। ओके। नए नियमों ने विदेशी रीइंश्योरेंस को भारत में ब्रांच खोलने की इजाजत दी है। इससे भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों के पास अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए ज्यादा और बेहतर विकल्प होंगे। हमने देखा है कि हाल में कुछ इंश्योरेंस कंपनियां अपना IPO लेकर आई हैं। इससे जुड़े नियमों में भी कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, मार्च 2019 में IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों के लिए IPO लाने के नियमों को आसान बनाया है। अब कंपनियां शेयर मार्केट के जरिए आसानी से पैसा जुटा सकती हैं। तो एक आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? क्या अब इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गए हैं? और इससे इन कंपनियों की जवाबदेही कैसे बढ़ती है? निवेशक के लिए ये एक नया सेक्टर है जिसमें वो पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा फायदा है पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी का। हाँ, जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसे अपनी हर छोटी बड़ी जानकारी, अपने फाइनेंशियल्स, सब कुछ पब्लिक करना पड़ता है। इससे उनकी जवाबदेही बढ़ती है। साथ ही अब वे नए बॉन्ड्स जारी करके भी अपनी पूंजी की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं, जो बेसल 3 नॉर्म्स के तहत आता है। अच्छा। ये बस बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम है ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत बने रहें। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट का बॉक्स है, मॉरल हैजर्ड। ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है। हाँ, लेकिन ये इंश्योरेंस की दुनिया की एक बहुत बड़ी हकीकत है। मॉरल हैजर्ड एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति ज्यादा जोखिम इसलिए लेता है क्योंकि उसे पता है कि नुकसान का खर्च कोई और उठाएगा। इस केस में इंश्योरेंस कंपनी। सोच में घर का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। अगर हमारे घर का बीमा नहीं है तो हम आग, चोरी को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहते हैं। रात को सोने से पहले 2 बार दरवाजा चेक करते हैं, गैस का नॉब बंद किया या नहीं, ये देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर घर का पूरा बीमा है तो हम शायद थोड़े लापरवाह हो सकते हैं। चलो, कुछ हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी है ना। हाँ, बिल्कुल। यही जो रवैये में बदलाव है, जो बीमा होने की वजह से आती हैं, उसे ही मॉरल हैजर्ड कहते हैं। ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है। इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता कि आप असल में कितने सावधान हैं। इसका एक और उदाहरण हो सकता है, जैसे किसी ने अपने नए महंगे फोन का इंश्योरेंस करवा लिया, जिसमें स्क्रीन टूटने से लेकर चोरी तक सब कवर है। तो शायद वो उसे लेकर थोड़ा कम सावधान हो जाए, बिना कवर के कहीं भी रख दे, सोचेगा कि टूट गया तो नया मिल ही जाएगा। बिल्कुल सही। या फिर गाड़ी का इंश्योरेंस है तो लोग रफ ड्राइविंग करें। यही मॉरल हैजर्ड है और कंपनी हमेशा इसे कम करने के तरीके ढूंढती रहती हैं, जैसे नो क्लेम बोनस देना। अच्छा, हाँ। अगर आप साल भर कोई क्लेम नहीं करते हैं तो अगले साल आपकी प्रीमियम पर डिस्काउंट मिलता है। ये आपको सावधान रहने के लिए एक इंसेंटिव है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो
इन सब सुधारों का निचोड़ क्या है? इसका मतलब ये है कि ये छोटे मोटे टुकड़ों में किए गए बदलाव नहीं है। ये भारत के इंश्योरेंस सेक्टर को पूरी तरह से बदलने की एक व्यापक कोशिश है। इसका अंतिम लक्ष्य इनोवेशन को बढ़ावा देना, बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करना और देश के हर नागरिक के लिए इंश्योरेंस के ज्यादा से ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराना है। ओके। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो जब ज्यादा लोग और बिजनेस इंश्योर्ड होंगे तो वो अपनी जिंदगी में ज्यादा कैलकुलेटेड रिस्क ले पाएंगे। इससे पूरी अर्थव्यवस्था में एक सुरक्षा की भावना आती है जो ग्रोथ और रोजगार पैदा करने में भी मदद करती है। सही। ये सिर्फ एक सेक्टर का सुधार नहीं है, इसका असर पूरे देश की आर्थिक सेहत पर पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पर चर्चा करेंगे। तो ये सरकार का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान है जो अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ था। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर। हाँ, और इसका मेन मकसद भारत के हर नागरिक के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को मतलब डिजिटल रूप में लाना है। और जब हम हर नागरिक कहते हैं तो इसका मतलब है कि हर किसी को एक यूनिक हेल्थ आईडी, जिसे UHID कहते हैं, और एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। अच्छा। सोचिए, एक तरह से स्वास्थ्य का आधार कार्ड। बिल्कुल। और ये वॉलंटरी है, मतलब आपकी मर्जी पर है, पर इसका जो विजन है वो सिर्फ रिकॉर्ड रखने तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डॉक्टर्स, अस्पताल, फार्मेसी और इंश्योरेंस कंपनियों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है। और इसका बैकबोन क्या होगा? इसका बैकबोन एक मजबूत डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मतलब एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है, मेरे और आपके लिए? इसका मतलब है कि आपका एक हेल्थ अकाउंट होगा। हेल्थ अकाउंट? हाँ, इसमें आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आप किस डॉक्टर के पास गए, कौन सी दवाइयाँ लीं और क्या डायग्नोसिस था, सब कुछ, मतलब सब कुछ एक जगह पर डिजिटली स्टोर होगा। अरे ये तो बिल्कुल हेल्थ की कुंडली जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। मतलब अब वो मोटी मोटी फाइलों का संभालने का झंझट खत्म। बिल्कुल। आप देश के किसी भी कोने में हो, डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक क्लिक पर देख सकता है। बशर्ते आप उसे एक्सेस दें। आपकी परमिशन बहुत जरूरी है। राइट। एग्जैक्टली। और सोर्स के मुताबिक इसका लक्ष्य नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के आधार पर पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में क्रांति लाना है। तो सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब असल में इससे फायदा क्या होगा? सोर्स में 3 बड़े क्षेत्रों का जिक्र है। चलिए पहले हेल्थ केयर सेक्टर की ही बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा है स्पीड और एक्यूरेसी। हाँ। मान लीजिए आप एक नए शहर में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको बस अपनी हेल्थ आईडी देनी है। ठीक है। डॉक्टर को तुरंत पता चल जाएगा कि आपको पहले कौन सी बीमारी थी, किस दवा से एलर्जी है, वगैरह वगैरह। इससे तो गलतियों का चांस बहुत कम हो जाएगा। हाँ, और बार बार होने वाले टेस्ट का झंझट भी खत्म हो जाएगा। Here's where it gets really interesting. ये सरकार के टेली कंसल्टेशन और वर्चुअल कंसल्टेशन जैसे आइडियाज को भी तो बूस्ट करेगा। बिल्कुल करेगा। अगर डॉक्टर के पास आपकी सारी जानकारी पहले से है तो फोन पर सलाह देना कितना आसान और सेफ हो जाएगा। हाँ, और ये आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को और भी ज्यादा प्रभावी बनाएगा। अच्छा, वो कैसे? सोर्स में ये भी लिखा है कि आधार नंबर को हेल्थ स्कीम के साथ सिंक्रोनाइज करके कैश ट्रांसफर को भी आसान बनाया जा सकता है। ओके, अब आते हैं इंश्योरेंस पर। ये तो पूरा गेम चेंजर लग रहा है। डेफिनेटली। अभी तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक ब्लैक बॉक्स जैसा है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि अभी इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम तय करने के लिए आपकी बताई हुई जानकारी पर निर्भर करती हैं। राइट। जो हम फॉर्म में भरते हैं। हाँ। और कई बार लोग पुरानी बीमारियां छुपा लेते हैं और बाद में क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत होती है। और इसका बोझ उन लोगों पर भी पड़ता है जो ईमानदार हैं। कैसे? क्योंकि कंपनी अपने नुकसान की भरपाई के लिए सबके प्रीमियम बढ़ा देती है ना? बिल्कुल सही। इट्स कॉल्ड रिस्क पूलिंग। तो NDHM के आने से पूरी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। एग्जैक्टली। जिनकी हेल्थ अच्छी है उन्हें शायद कम प्रीमियम देना पड़ेगा, और जिन्हें पहले से कोई बीमारी है उनका प्रीमियम ज्यादा होगा। शायद ये एक तरह से फेयर भी है। हाँ, बिल्कुल। सोर्स से इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए एक बून यानी वरदान बता रहा है। इससे पूरी प्रक्रिया ज्यादा तर्कसंगत और डेटा ड्रिवन हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट लाइफस्टाइल में सुधार का है। एक डिजिटल रिकॉर्ड हमारी आदतें कैसे सुधार सकता है? ये बहुत दिलचस्प है। जब आपकी हेल्थ का पूरा डेटा मौजूद होगा तो इंश्योरेंस कंपनियां आपको कस्टमाइज्ड वेलनेस सर्विसेज दे सकती हैं। अच्छा। हाँ, IRDAI इसकी इजाजत पहले ही दे चुका है। जैसे अगर मेरे रिकॉर्ड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा दिखता है तो हो सकता है मेरी इंश्योरेंस कंपनी का ऐप मुझे हेल्दी डाइट की सजेशंस भेजे या जिम मेंबरशिप पर डिस्काउंट दे। एग्जैक्टली। मतलब बीमारी होने से पहले ही रोकथाम, प्रोएक्टिव केयर, प्रिसाइजली
और सोर्स इसे भारत में तेजी से बढ़ रहे लाइफस्टाइल डिजीजेस से जोड़ता है। सही बात है। सरकार वैसे भी हेल्दी डाइट, योग, साइकिलिंग जैसी चीजों को प्रमोट कर रही है। ये मिशन उन कोशिशों को एक मजबूत आधार देगा। और इससे न केवल बीमारियां कम होंगी बल्कि देश के मैन आवर लॉसेस भी घटेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। चलिए अब हेल्थ से थोड़ा हटकर गाड़ियों के इंश्योरेंस पर आते हैं। ओके। खासतौर पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर। हम सब इसे डील करते हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये आपको या आपकी गाड़ी को नहीं, बल्कि आपकी गाड़ी से जिस तीसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है उसे कवर करता है। बिल्कुल, थर्ड पार्टी। मतलब अगर मेरी बाइक किसी से टकरा जाए तो सामने वाले व्यक्ति या उसकी संपत्ति को जो नुकसान हुआ उसका खर्चा ये इंश्योरेंस कवर करेगा। हाँ, और मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद तो ये अनिवार्य भी है। कितने समय के लिए? नई टू व्हीलर के लिए 5 साल और नई कार के लिए 3 साल तक। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव कवर के मुकाबले इतना अलग क्यों है? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव कवर महंगा होता है क्योंकि उसमें आपकी अपनी गाड़ी के डेंट पेंट का खर्चा भी शामिल होता है, जिसे ओन डैमेज कहते हैं। हाँ, और ऐसे डैमेज क्लेम्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसकी तुलना में थर्ड पार्टी क्लेम, मतलब जहां किसी को चोट लगती है, वो कम होते हैं। सोर्स में लिखा है कि पहले इसका प्रीमियम टैरिफ एडवाइजरी कमेटी तय करती थी। लेकिन अब IRDAI ने वो सिस्टम खत्म कर दिया है। और अब मुआवजा किस आधार पर तय होता है? अब मुआवजा ज्यादातर पीड़ित की कमाई की क्षमता, मतलब अर्निंग कैपेसिटी पर तय होता है। और यही एक समस्या थी, है ना? हाँ, बहुत बड़ी समस्या थी। पॉलिसी को सस्ता बनाने के चक्कर में कंपनियां बहुत कम प्रीमियम चार्ज कर रही थीं। और नतीजा ये हुआ कि वे क्लेम निपटाने में देरी करती थीं और ज्यादातर मामले लिटिगेशन यानी कोर्ट कचहरी में फंस जाते थे, सालों साल। तो इसका समाधान क्या निकला? ये तो पूरा ब्रोकन सिस्टम था। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक 2020-21 तक IRDAI ने इसमें हस्तक्षेप किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने प्रीमियम में मार्केट लिंक्ड बढ़ोतरी की घोषणा की। मतलब प्रीमियम बढ़ा दिए? हाँ, और क्लेम जल्दी निपटाने के लिए एक स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी रेजिम यानी कड़े नियम लागू किए। तो मकसद था अफोर्डेबिलिटी और एक फंक्शनल सिस्टम के बीच संतुलन बनाना। बिल्कुल। से लेकर गाड़ी के इंश्योरेंस की बारीकियों तक हर जगह कोशिश यही है कि सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और डेटा पर आधारित बनाया जाए और उन समस्याओं को ठीक किया जाए जो तब पैदा होती हैं जब आप जोखिम की सही कीमत नहीं लगाते, चाहे वो स्वास्थ्य में हो या सड़क पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम नए पॉलिसी स्टेप्स पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पिछले कुछ सालों में इंश्योरेंस को लेकर कुछ ऐसे दांव खेले हैं जो पूरे सेक्टर का चेहरा बदल रहे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ योजनाएं नहीं हैं, ये भारत जैसे अंडर इंश्योर्ड देश को एक झटके में दुनिया के सबसे बड़े इंश्योर्ड देशों में से एक बनाने की कोशिश है। तो समझते हैं कि ये है क्या और क्या ये वाकई जमीन पर काम कर रही हैं। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये करोड़ों परिवारों की उनकी आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। दशकों से भारत में इंश्योरेंस एक पुश प्रोडक्ट रहा है, हाँ, जिसे एजेंट को घर घर जाकर बेचना पड़ता था। एग्जैक्टली। अब कोशिश हो रही है इसे एक पुल प्रोडक्ट बनाने की, जिसकी जरूरत लोग खुद महसूस करें। सही कहा। और इसकी शुरुआत होती है उन योजनाओं से जिनके नाम हम सबने सुने हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मतलब PMSB। हाँ, PMSB। इसका जिक्र आते ही दिमाग में आता है 12 रुपए का इंश्योरेंस। सोचो, साल का सिर्फ 12 रुपए का प्रीमियम और 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर। ये सुनने में इतना अच्छा लगता है कि यकीन करना मुश्किल है। ये साइकोलॉजिकली कैसे काम करता है? क्या ये इसलिए सफल है क्योंकि ये लगभग मुफ्त है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब हाँ और नहीं, दोनों है। अच्छा। देखिए, जब कोई चीज एकदम मुफ्त होती है तो अक्सर लोग उसकी कदर नहीं करते, लेकिन यहाँ 12 रुपए की एक छोटी सी रकम ली जा रही है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से आपको एक सेंस ऑफ ओनरशिप देती है। इसे एंडाउमेंट इफेक्ट कहते हैं। आप उस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं जिसके लिए आपने कुछ भी चुकाया हो, चाहे वो कितना भी कम क्यों न हो। तो ये अब मेरा इंश्योरेंस है, सरकार की खैरात नहीं। वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब वो 12 रुपए सिर्फ प्रीमियम नहीं, एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। एग्जैक्टली। और इसका असली गेम चेंजर है इसका मैकेनिज्म। ये 18 से 70 साल के हर उस व्यक्ति के लिए है जिसका बैंक अकाउंट है। ओके। और प्रीमियम हर साल 1 जून को आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है। अच्छा, तो कोई झंझट ही नहीं है। कोई झंझट नहीं। इसने इंश्योरेंस की सबसे बड़ी बाधा को खत्म कर दिया है।
यानी हर साल रिन्यूअल की जद्दोजहद। सही बात है। आपको फॉर्म नहीं भरना, कहीं जाना नहीं। अगर अकाउंट में पैसे हैं तो आपका कवर जारी रहेगा। और कवर कितना है इसमें? इसमें एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी पर 2 लाख और पार्शियल डिसेबिलिटी पर 1 लाख का कवर मिलता है। मतलब ये उस दिहाड़ी मजदूर के लिए बनाया गया है जो रोज कमाता है और रोज खाता है। उसके पास कहाँ टाइम है कि वो हर साल इंश्योरेंस ऑफिस के चक्कर काटे? बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल उठता है, पीएमएसबीवाई सिर्फ दुर्घटना को कवर करता है, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन भारत में मृत्यु का एक बड़ा कारण बीमारियां भी तो हैं। क्या इन योजनाओं में इस गैप को भरने के लिए भी कोई सोच थी? बिल्कुल थी, और इसीलिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी पीएमजेजेबीवाई को लाया गया। पीएमजेजेबीवाई? हाँ, ये पीएमएसबीवाई का आप कह सकते हैं पूरक है, उसका कॉम्प्लीमेंट है। ये एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर है। ओके। ये 18 से 50 साल के लोगों के लिए है और इसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये किसी भी कारण से हुई मृत्यु को कवर करता है। किसी भी कारण से? हाँ, चाहे वो बीमारी हो, हार्ट अटैक हो या कोई और वजह। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। मतलब ये दोनों स्कीम्स मिलकर एक बेसिक सोशल सिक्योरिटी का जाल बुनती हैं। सही कहा, जो पहले था ही नहीं। और फिर आता है इन सब का बाप, सबसे बड़ा गेम चेंजर, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जिसे हम सब आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जानते हैं। आयुष्मान भारत। जब इसकी घोषणा हुई थी तो आंकड़े हैरान करने वाले थे। 10 करोड़ परिवार, यानी लगभग 50 करोड़ लोग। 50 करोड़ लोग, ये लगभग पूरे यूरोप की आबादी के बराबर है। बाप रे। मतलब एक ही झटके में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े सरकार द्वारा फंडेड स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक शुरू कर दिया। और ये लॉन्च कब हुआ था? इसे सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद हर गरीब और वल्नरेबल परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज देना है। 5 लाख? हाँ, वो भी सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। मतलब छोटे मोटे इलाज नहीं, बल्कि बड़े ऑपरेशन और गंभीर बीमारियों का इलाज। इसका सबसे बड़ा असर क्या था? मतलब असल प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही थी इससे? इसका सीधा निशाना था भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक पर, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर। अपनी जेब से होने वाला खर्च। हाँ, इलाज के लिए अपनी जेब से होने वाला खर्च। ये वो खर्च है जो लाखों परिवारों को हर साल गरीबी रेखा से नीचे धकेल देता है। सही बात है, घर में एक बड़ी बीमारी आ जाए तो जमीन जायदाद बिक जाती है। बिल्कुल, लोग कर्ज के जाल में मस जाते हैं। आयुष्मान भारत इस साइकिल को तोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। इसका लक्ष्य ही था देश में हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच को 34% से बढ़ाकर 50% तक ले जाना। तो सरकार ने ये एक मैसिव फाउंडेशन तैयार कर दिया है। करोड़ों लोग पहली बार फॉर्मल इंश्योरेंस के दायरे में आ रहे हैं। लेकिन इतने सारे लोगों को सिस्टम में लाने और उन्हें सर्विस देने के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। पुरानी कागजों वाली व्यवस्था तो इसके बोझ तले दब जाती, यहीं पर टेक्नोलॉजी का रोल आता है ना? बिल्कुल। आप एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आपका प्रोसेस 20वीं सदी का है तो ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है LIC जैसी विशाल और पुरानी संस्था का बदलना। हाँ, LIC। नवंबर 2020 में LIC ने अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन अनांदा लॉन्च किया। अनांदा, इसका पूरा नाम भी बड़ा दिलचस्प है, आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप। हाँ, और ये नाम इसके काम को बताता है। ये एक पूरी तरह से पेपरलेस मॉड्यूल है। पेपरलेस? हाँ, एजेंट या इंटरमीडियरी कस्टमर के साथ वीडियो कॉल पर EKYC करके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करके पॉलिसी जारी कर सकता है। मतलब अब वो मोटे-मोटे फॉर्म भरने, 100 जगह साइन करने और फिर हफ्तों तक पॉलिसी डॉक्यूमेंट का इंतजार करने का जमाना गया। बिल्कुल गया। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, पेपरलेस, तेज, घर बैठे बैठे काम। लेकिन भारत में जहां कई एजेंट अभी भी दूर दराज के गांवों में काम करते हैं, जहां 4G तो छोड़िए 2G की कनेक्टिविटी भी एक मुद्दा है, क्या ये वाकई जमीनी स्तर पर काम कर रहा है? या ये सिर्फ शहरी केंद्रों के लिए एक फैंसी समाधान है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब है कि ये एक शुरुआत है। जाहिर है शुरुआत में इसका फायदा शहरी और सेमी अर्बन इलाकों को ज्यादा मिलेगा। सही है। लेकिन ये एक बड़ी बदलाव का संकेत है। LIC का बदलना मतलब हाथी का डांस करना। जब वो हिलता है तो जमीन हिलती है। सही कहा। और ये अकेला नहीं है। आज देश में 80 से ज्यादा इंश्योरटेक यानी डिजिटल इंश्योरेंस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इंश्योरटेक? हाँ, ये ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पॉलिसी खरीदने से लेकर क्लेम फाइल करने तक
पूरे प्रोसेस को Amazon या Zomato जैसा आसान और कस्टमर फ्रेंडली बना रहे हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। तो हमारे पास एक तरफ सरकार है जो नीचे से डिमांड बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी है जो ऊपर से सप्लाई और सर्विसिंग को आसान बना रही है। हाँ, इस पुश और पुल से तो पूरी इंडस्ट्री में जबरदस्त हलचल मची होगी। वैश्विक स्तर पर बीमा कंपनियां इस तरह के बदलावों को कैसे देख रही हैं? वो इसे बहुत ध्यान से देख रही हैं। स्विस रे इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड इंश्योरेंस रिपोर्ट 2024 कहती है कि ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट एक डायनामिक ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। अच्छा। इसके पीछे वजह हैं कई देशों में स्थिर आर्थिक विकास, मजबूत लेबर मार्केट और लोगों की रियल इनकम का बढ़ना। लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं। जैसे कि हाई इन्फ्लेशन। हाँ, और रूस यूक्रेन या मिडल ईस्ट जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इनका भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल, इन वजहों से ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ पर असर पड़ा है। ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद इंश्योरेंस सेक्टर में 2.2% की पॉजिटिव ग्रोथ की उम्मीद है। ओके, पर इससे भी बड़ा बदलाव कहीं और हो रहा है। क्लाइमेट चेंज से बढ़ते खतरे, एआई जैसी टेक्नोलॉजी का आना और कस्टमर्स की बदलती उम्मीदें, ये सब मिलकर इंश्योरेंस के बिजनेस मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां तक कि कंपनियों के कल्चर को भी जड़ से बदल रहे हैं। और अर्नस्ट एंड यंग की 2024 की रिपोर्ट भी तो यही कहती है कि ग्लोबल इंश्योरर अब सिर्फ पॉलिसी बेचने पर फोकस नहीं कर रहे। नहीं, वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अपनाकर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच पर फोकस कर रहे हैं। मतलब अब एक साइज सबको फिट नहीं होगा वाला मामला है। लेकिन इंश्योरर्स के सामने कुछ बहुत बड़े सिस्टमिक चैलेंजेस भी आ खड़े हुए हैं। जैसे दुनिया भर में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और आबादी बूढ़ी हो रही है। इससे इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक नया रिस्क पैदा हो गया है, जिसे लॉन्जेविटी रिस्क कहते हैं। लॉन्जेविटी रिस्क, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, इंश्योरेंस कंपनी ने आपके रिटायरमेंट प्लान का हिसाब लगाया था कि उन्हें आपको 80 साल की उम्र तक पेंशन देनी होगी। ठीक है। लेकिन मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से आप 95 साल तक एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अच्छा। ये आपके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनका पूरा गणित बिगड़ गया। ये लॉन्जेविटी रिस्क। इसके साथ ही पेंशन गैप भी बढ़ रहा है। यानी लोगों को रिटायरमेंट के बाद जितने पैसे चाहिए और जितने उनके पास असल में हैं, उसके बीच का अंतर। और भारत में तो इन ग्लोबल समस्याओं के साथ साथ हमारी अपनी कुछ क्लासिक प्रॉब्लम्स भी हैं। बिल्कुल हैं। जैसी मिस सेलिंग, जहां एजेंट अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपको गलत जानकारी दे के पॉलिसी बेच देता है। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। या फिर क्लेम सेटलमेंट में देरी, जहां जरूरत के समय पैसा मिलने में महीनों लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करता है। बिल्कुल। और अब इन पुरानी समस्याओं के साथ एआई, साइबर सिक्योरिटी जैसे नए खतरे भी आ गए हैं। इसीलिए आज के दौर में कंपनियों के लिए इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी हो गया है। उन्हें सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क नहीं, बल्कि नॉन फाइनेंशियल रिस्क को भी समझना होगा। उन्हें तेजी से इनोवेशन करके, प्रोसेस को आसान बनाकर और डिजिटाइजेशन के जरिए इन नए रिस्क से निपटना होगा। जो कंपनी इन बदलावों को जल्दी अपनाएगी, वही इस रेस में आगे टिकेगी। चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन जब भी हम भारत की बात करते हैं तो कहानी हमेशा पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी पर आकर खत्म होती है। सही बात है। इंश्योरेंस के मामले में भी ऐसा ही है। भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम और इंश्योरेंस डेंसिटी मतलब प्रति व्यक्ति प्रीमियम, हाँ, दोनों अभी भी ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब है कि ग्रोथ की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। अ मैसिव अनटैप्ड मार्केट, खासकर टियर 2, टियर 3 शहरों और ग्रामीण इलाकों में, जहां अभी भी बहुत बड़ी आबादी अनइंश्योर्ड है। और ये ग्रोथ अब दिखनी शुरू भी हो गई है। मॉर्गन स्टैनली की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एशिया 2023 के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आया है। कैसा माइंडसेट शिफ्ट? लोग अब सिर्फ प्योर प्रोटेक्शन प्लान से आगे बढ़कर गारंटीड रिटर्न सेविंग्स प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। गारंटीड रिटर्न? हाँ, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सुरक्षा के साथ साथ एक निश्चित रिटर्न का वादा भी करते हैं। ये भारतीय मानस के बहुत करीब है, जहां सुरक्षा के साथ साथ बचत और निवेश को भी महत्व दिया जाता है। सही है। और LIC के विशाल नेटवर्क की वजह से, जो देश के कोने कोने में फैला है, ये प्रोडक्ट्स अब 40% से ज्यादा घरों को कवर करते हैं। मतलब लोग अब इंश्योरेंस को सिर्फ एक अनहोनी से बचने का तरीका नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के टूल के तौर पर भी देख रहे हैं। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में नहीं है।
नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का प्रीमियम टू जीडीपी रेशियो अगले 2 दशकों में दुगना होने की उम्मीद है। 2 गुना? हालांकि दुगना होने के बाद भी ये ग्लोबल एवरेज से नीचे ही रहेगा, जो दिखाता है कि ग्रोथ की कितनी बड़ी संभावना बाकी है। लेकिन सबसे रोमांचक प्रोजेक्शन स्विस रे इंस्टीट्यूट की जनवरी 2024 की रिपोर्ट में है। क्या है वो? रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत का इंश्योरेंस सेक्टर अगले 5 सालों यानी 2024 से 2028 के बीच 11.1% की औसत दर से बढ़ेगा। 11.1%? हाँ, और ये G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला मार्केट होगा। 11.1%, ये तो जबरदस्त ग्रोथ है। दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला इंश्योरेंस मार्केट। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे 3 बड़े इंजन हैं। पहला, भारत का बढ़ता हुआ मिडिल क्लास, जिसकी खरीदने की क्षमता बढ़ रही है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिससे कंपनियों की पहुंच बढ़ रही है और लागत कम हो रही है। और तीसरा, सरकार की सपोर्टिव रेगुलेटरी नीतियां जो इंडस्ट्री की ग्रोथ को बढ़ावा दे रही हैं। तो मतलब तस्वीर काफी उम्मीदों भरी है। सरकार ने नींव रख दी है, इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। हाँ, लेकिन जैसा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 भी कहता है, आगे की राह सीधी नहीं है, चुनौतियां अभी भी हैं। हाँ, और चुनौतियां भी अब बदल रही हैं। पुरानी चुनौतियों के साथ साथ नई चुनौतियां भी हैं। अच्छा? जैसे कस्टमर्स की उम्मीदें लगातार बदल रही हैं। अच्छा। आज का कस्टमर Amazon और Zomato के दौर का कस्टमर है। उसे अब सब कुछ फास्ट, ट्रांसपेरेंट और अपनी उंगलियों पर डिजिटल चाहिए। सही बात है। वो लंबा इंतजार करने या मुश्किल प्रोसेस से गुजरने को तैयार नहीं है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता जैसे उभरते रिस्क भी हैं, जिनसे इंडस्ट्री को लगातार निपटना होगा। इसलिए निरंतर विकास, इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 14 Insurance in India of Indian Economy by Ramesh Singh. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad, Jai Hind.